अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में किसानों का एक बड़ा प्रोटेस्ट भी देखा गया था, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे देखा गया था। और उस प्रोटेस्ट, उस आंदोलन के पीछे जो मुद्दा था, जो कारण था, वो था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पीछे क्या स्टोरी है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम फैक्चुअल डिटेल्स पर आएंगे, तब आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अब ध्यान से सुनो, समस्या क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसको हम किसान समझ रहे हैं वो एक्चुअली किसान ना होके 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है फार्मर, एक है पीजेंट और एक है एग्रीकल्चरल लेबर और टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। तो जो फार्मर है ना, ये बड़ा किसान है, इसके पास बड़ी जमीनें हैं, इसके पास प्रोडक्शन ज्यादा है, तो इसके पास जो कॉमर्शियल प्रॉफिट है, जो अपनी फसल बेच के ये पैसा कमाता है, वो भी ज्यादा है। बड़े पैमाने पे फसल उगाता है, कृषि करता है। इसके बाद कैटेगरी आती है पीजेंट की। पीजेंट जो है, इसके पास छोटी जमीनें हैं, तो ये इतना तो फसल कर लेता है, उगा लेता है कि ये खुद खा सके, अपने परिवार को खिला सके, लेकिन उससे ये कॉमर्शियल प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकता है। इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। बस ये उससे जिंदा रह सकता है किसी तरीके से। ऐसा नहीं कि मुनाफा कमा के कल को घर बनवा ले, गाड़ी खरीद ले, नहीं। और सबसे खराब हालत है एग्रीकल्चर लेबर्स की, जिनके पास 0 लैंड होल्डिंग है। इनके पास अपनी जमीनें तो है ही नहीं, पुश्तों में आगे चल के वो बिक गई और अब उनको दूसरों की जमीनों पे जाके कृषि करनी पड़ती है। तो ये जो बड़े जमींदार टाइप के जो फार्मर्स हैं, खुद थोड़ी खेती करते हैं, दूसरों से करवाते हैं। बहरख्याली समझना क्यों जरूरी है। भारत में जो किसान हैं उसमें इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिनका जीवन, जिनका व्यवसाय कृषि के ऊपर आधारित है। उसमें ये लोग सबसे ज्यादा विकट स्थिति में है, परेशानी वाली स्थिति में है। क्यों? अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है सर? सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब सीजन होगा तब कृषि होगी, जब सीजन नहीं होगा तब कृषि नहीं होगी। अब ये जो छोटे किसान हैं, जिनके पास छोटी जमीनें हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, अब इन्होंने क्या किया कि किसी सीजन में जब फसल को बोया, अब फसल को बोना ऐसा तो है नहीं कि इधर से गन्ना डाला और उधर से गन्ने का जूस निकला है, काम खत्म हो गया। ये एक लंबा प्रोसेस है। समय समय पे आपको पानी देना है, समय समय पे दवाओं का छिड़काव करना है। एक लंबा प्रोसेस है, कई महीने तक इसमें लग सकते हैं। तो मतलब किसान ने जब फसल को बोया तो उसने अच्छी खासी अपनी कैपिटल को उसमें इन्वेस्ट किया, और अगले कुछ महीनों तक, जब तक फसल पैदा ना हो जाए सही ढंग से, जब तक उसकी कटाई ना हो जाए, मार्केट में जाके बिक ना जाए, उसको पैसा ना मिल जाए, तब तक उसका बेचारे का वो पैसा ब्लॉक हो गया और उसकी हालत तो पहले से ही खराब थी। हो सकता है उसने बीज लेने के लिए लोन लिया हो, कई सारी ऐसी स्कीम है। सिंचाई के लिए उसने किसी से बट्टे पे लोन लिया हो, खाद वगैरह डालने के लिए किसी से लोन लिया हो। तो जब तक फसल तैयारी की कगार पर पहुंचता है तब तक वो ऑलरेडी एक बड़े भार से दब जाता है, एक बड़े कर्जे से दब जाता है, और उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। और यही कारण है साल पे साल जब ये ब्याज कर्जा इतना बढ़ जाता है, जब उसको समझ में आ जाता है कि भैया अब मेरे बस की बात नहीं है, तो वो किसान आखिरकार आत्महत्या कर लेता है।
अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। अब वापस आते हैं, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझ गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर सरकारों ने कुछ किया ही नहीं है, नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रावधान बनाए गए जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करी गई। तो फिर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं मिल पाता है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो रूपरेखा बनाई गई है वो तो बहुत आदर्श है। उसके हिसाब से चले तो अब तक किसानों की आय दुगनी हो चुकी है, लेकिन वो कागजों पे हुई है, रियलिटी में नहीं हुई है। फसल के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर सही समय पे फसल को किसान से नहीं लिया गया तो किसान के पास तो कोई कोल्ड स्टोरेज है नहीं, किसान के पास तो कोई बहुत बड़ी सप्लाई चेन है नहीं, किसान के पास तो आने जाने का साधन है नहीं। वो तो बैलगाड़ी से चल रहा है जो आम किसान है, या ट्रैक्टर से चल रहा है छोटे मोटे। तो सही समय पर अगर उससे फसल नहीं ली गई तो वो फसल कीड़ा लग सकता है, बारिश से खराब हो सकती है, या और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस कारण से जो रियलिटी है वो ये है कि कागजों में तो एमएसपी की बात कही गई है, लेकिन वस्तुतः स्थिति ये है कि किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो ज्यादातर दबे और कुचले किसान। तो किसानों की अब जो मांग है वो मांग ये है कि भाई एमएसपी को आप कानूनन सैंक्टिटी दे दीजिए, लीगल सैंक्टिटी दे दीजिए, कानून का जामा पहना दीजिए। उससे क्या होगा कि जब कानूनन मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर हो जाएगा तो उससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। एमएस स्वामीनाथन ने अपने टाइम पे ये बात कही थी कि किसानों को जो एमएसपी मिलनी चाहिए उसमें लगभग जो इनपुट कॉस्ट है, जितना पैसा किसान लगा रहा है, उसमें 50% तक टोटल प्रॉफिट के बाद एमएसपी होना चाहिए। बहरख्याल, तो वापस आते हैं और देखते हैं चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो हर वर्ष 23 ऐसी फसल हैं जिनके लिए घोषणा इसकी की जाती है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एमएसपी से रिलेटेड कोई भी हमारे पास प्रावधान है नहीं, प्रावधान है लेकिन उसका कार्यान्वयन सही से नहीं हो रहा है। चाहे वो खरीफ की फसल हो, चाहे वो रबी की फसल हो, और इसमें से जो 21 फसलें हैं वो फूड क्रॉप्स हैं। 21 फसलें जो हैं वो क्या है? फूड क्रॉप्स हैं, खाद्य फसलें हैं। अब हुआ क्या, काफी सारे ऐसे एमएसपी के अनाउंसमेंट होने के बाद भी ये देखा गया कि जो इंप्लीमेंटेशन है एमएसपी का वो बहुत खराब है, और सिर्फ 6% ऐसे किसान हैं, और वो भी वो हैं जो पैडी या वीट, मतलब राइस या वीट उगाते हैं, ज्यादातर जो पंजाब में है फॉर एग्जाम्पल, उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 6% लोगों को अगर उसका लाभ मिल पा रहा है, इसका मतलब सही से काम नहीं हुआ है। अब जैसा मैंने आपको बताया, जब एमएसपी नहीं मिल पाता, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाता, जब किसान को उसकी फसल की सही लागत नहीं मिल पाती, तो क्या होगा? तो आदमी कहेगा भाई हम खेती क्यों करें, हम चलो मजदूरी करते हैं। मजदूरी में सुबह से शाम तक काम करेंगे, 100, 200, 50 हजार रुपया तो आएगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों को यह लगा कि भाई खेती करना जो है वो अनइकोनॉमिकल है। अब ध्यान से देखो कितना बड़ा लिंक है। तो जो एमएसपी है वो फूड सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। अब लोग खेती करना ही छोड़ देंगे, कृषि करना ही छोड़ देंगे, तो बाकी लोग खाएंगे क्या? तो ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, ये मत सोचना कि किसानों की समस्या है, ये हमारी समस्या भी है। कितने लोग समझ पा रहे हैं एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई तुम लोग तो ऐसे बैठते हो क्लास में जैसे लगता है कि वो पहले आता था ना,
चंद्रकांता सीरियल चल रहा है और युद्ध वुद्ध चल रहा है, बिल्कुल सांस थामे रोक के बैठे हुए। चलो, अब इससे होता क्या है, जब किसानों को उनकी लागत नहीं मिल पाती है तो वो एक डेंजरस साइकिल में फंस जाते हैं। प्रोड्यूस एंड पेरिश, फसल लगाई, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। कर्जा हो जाता है उनके ऊपर और फाइनली वो सुसाइड जैसी परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया तो MS स्वामीनाथन, इन्होंने 50% प्रॉफिट मार्जिन के MSP की बात करी थी। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी हैं जिसमें ये चर्चा करी गई कि भाई MSP लीगल होना चाहिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, हमारे संविधान में कहीं ना कहीं उससे रिलेट किया जाता है कि भाई किसानों की जो स्थिति है उसको सुधारना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो डिक्लेरेशन है फॉर द राइट्स ऑफ पीजेंट, उसमें भी ये बात करी गई है कि भाई जब तक MSP को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक ये सही से कार्यान्वित नहीं हो सकता। जहां जहां पर MSP से किसानों को फायदा हुआ है, जैसे जो लोग गन्ने की खेती करते हैं, शुगर केन ग्रोअर्स, दे ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम स्टैट्यूटरी MSP। स्टैट्यूटरी MSP का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी का मतलब जो कानून बना के बनाया जाए, ठीक है।